हमने उनके नरेटिव को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि हमने एक प्रयास किया कि जम्मू कश्मीर के वोटरों को ये समझाएं कि डीडीसी का जो मैंडेट है वो रूरल मैनिफेस्टेशन है, रूरल एम्पावरमेंट है। वो कैंडिडेट्स अपने आप खड़े हो गए। यहाँ एक एक सेगमेंट में आप देख लीजिए 5 से कम कैंडिडेट्स कहीं भी नहीं है। यहाँ तक कुछ छोटे सेगमेंट्स में भी 15-15 कैंडिडेट्स खड़े हो गए हैं। पर उनका जो मैसेज है वोट अगेंस्ट डायनास्टी रूल, और वो कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं भी लिंक्ड नहीं है। और जबकि 73-74 अमेंडमेंट भारत सरकार डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर रही है और 3 टायर सिस्टम को स्पेस दे रही है, तो डेफिनेटली जो लोगों का विश्वास है जो इस इंस्टीट्यूशन पे, पंचायत राज सिस्टम के इंस्टीट्यूशन पे बढ़ गया। पंचायत राज सिस्टम में महिलाओं की भागीदारी ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म ही नहीं, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। जहां पीडीपी ने कैंडिडेट कर दिया है वहां प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस का। जहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया है वहां भी कहीं पीडीपी ने, कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंडिडेट कर दिया। ये इंडिकेटर हैं कि गुपकार के अंदर जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो तालमेल है, वो सही नहीं है। 22 दिसंबर के बाद मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर गुपकार को रिजेक्ट कर देगा। और मेरा तो ये भी असेसमेंट बनता है कि कश्मीर भी, कश्मीर एज अ प्रोविंस भी गुपकार को रिजेक्ट ही कर देगा। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन के लिए चौथे फेज की पोलिंग फिलहाल जारी है और सुबह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको देखकर लगता है कि पहले 3 फेज में जिस उत्साह के साथ पोलिंग हुई है, वोटिंग हुई है, उससे कहीं ज्यादा उत्साह चौथे फेज में दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी कतारें अलग अलग क्षेत्रों से जो तस्वीर आ रही है इसमें दिखाई दे रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर कि इस डीडीसी इलेक्शन से जम्मू कश्मीर की तस्वीर कैसे बदल रही है, जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल डायनामिक्स कैसे चेंज हो रहा है, आने वाले भविष्य कैसे बदलेगा, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ है सुरेंद्र अंबरदार जी, जो कि फॉर्मर एमएलसी हैं, श्रीनगर में से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हरदीप जी। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। जो तस्वीरें आ रही हैं वो देख लगा काफी उत्साह है और ये इसलिए भी बेहद पॉजिटिव साइन नजर आता है क्योंकि जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर अब तक जो इलेक्शन होता था सिंगल डिजिट पोलिंग होती थी। आपका वहां से क्या ऑब्जर्वेशन है, किस तरीके से देख रहे हैं इस 4th फेज तक हम लोग पहुंच चुके हैं? हरदीप जी, आज चौथे फेज का इलेक्शन चल रहा है जम्मू कश्मीर में, विशेष रूप से कश्मीर घाटी में। और कश्मीर घाटी में आज 17 डीडीसी सेगमेंट्स पे इलेक्शन हो रहा है। ये इलेक्शन महत्वपूर्ण 2 कारणों से है। एक तो पहली बार जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं, यानी कि पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर वंचित था। जो जिला परिषद का जो प्रोसेस था तो वो उससे भी वंचित था। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी है कि ये यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हो रहा है। जम्मू कश्मीर में ये इलेक्शन आज यूनियन टेरिटरी में हो रहा है और जिस प्रकार का रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, बहुत उत्साह के साथ लोग वोटर्स इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कल ही यहाँ डाउनटाउन में कुछ टेररिस्ट्स ने पुलिस चौकी पे हमला भी किया है। और उस 2 दिन पहले डाउनटाउन में ही एक जो पोलिंग एजेंट था उस पे भी आक्रमण हुआ। साउथ कश्मीर के कोकरनाग में एक डीडीसी कैंडिडेट पे भी अटैक हो गया। उसके बावजूद भी जो रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है वो उत्साहजनक है। जी हरदीप जी, निश्चित तौर पर इसकी क्योंकि आर्टिकल 370 जब हटा उसके बाद जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी सर
कि लोग तो एकदम बायकॉट करेंगे हर एक चीज का, और जो भी सरकार करना चाहेगी उसका एकदम बायकॉट करेंगे जब तक 370 वापसी नहीं होगा। और बाद में हमने देखा कि जो वही लोग थे वही उसमें प्रक्रिया में शामिल भी हैं। क्या कुछ चेंजेस पॉलिटिकली आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर वैली में? जी, दो विजिबल चेंजेस हैं। एक तो शुरू में जी। गुपकार ने जिस प्रकार से नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया था कि ये इलेक्शन जो डीडीसी इलेक्शन है, इस डीडीसी इलेक्शन का जो रेमिफिकेशन है, जो पर्पस है, वो इतना बड़ा है। उसमें आप देख लीजिए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चाइना को भी उसमें इन्वॉल्व करने का प्रयास किया था, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिवीजन की बात भी की थी। और महबूबा मुफ्ती जी ने तो ओपनली दोबारा वायलेंस को सपोर्ट करके यंगर जनरेशन को इनवाइट किया था कि गन उठाने की बात की थी। पर हमने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नेशनल नेतृत्व भी जम्मू कश्मीर का विजिट किया, और हम सब भी जो ग्राउंड में हमने उनके नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि हमने एक प्रयास किया कि जम्मू कश्मीर के वोटरों को ये समझाएं कि डीडीसी का जो मैंडेट है वो रूरल मैनिफेस्टेशन है, रूरल एम्पावरमेंट है। जम्मू कश्मीर में ये इलेक्शन पहली बार हो रहा है, और पहली बार जब इससे पहले जब पंचायत के इलेक्शंस हुए थे तो यही सब पार्टी थी जिन्होंने बाइकआउट किया था। और ये मैसेज बहुत क्लियर गया कश्मीर में कि जिन लोगों ने पंचायत के माध्यम से लोगों को एम्पावर करने से नेगेट किया, रोका, वो आज ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और कोई ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो सच नहीं है, सही नहीं है, और जिसका मैंडेट जम्मू डीडीसी को नहीं है। तो बाय एंड लार्ज ये नैरेटिव, जो उनका नैरेटिव है, वो अब दब गया है। अब लोग बाग समझ गए हैं कि डीडीसी का जो मैंडेट है, उस मैंडेट के अंतर्गत ही लोगों का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। बाय एंड लार्ज जो उनका नैरेटिव था वो अब विजिबल नहीं है, कि उनके पास डीडीसी को लेकर कोई मैनिफेस्टो भी नहीं था, और डीडीसी पे जो उनकी कहीं भी बात हुई थी, वो लोग ही अब पूछ रहे हैं उनसे कि जो अब तक उन्होंने वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ। जी। जी हरदीप। कुछ जी, ऐसा लग रहा है कि जो सवाल भी पूछ रहे हैं और इन गुपकार अलायंस के खिलाफ कहीं ना कहीं वोटिंग भी दिखाई देती है, वो इसलिए मैं एक ऑब्जर्वेशन इसलिए है क्योंकि कई जिले हैं जहां पर सिंगल डिजिट पोलिंग हुआ करती थी, और वहां पर अगर 30% 40% पोलिंग दिखाई देती है, खासतौर पर त्राल जैसे एरिया में हमने देखा, अब कुलगाम जैसे एरिया में 60% के प्लस वोटिंग थर्ड फेज में हुई है। इसको हम किस तरीके से देखते हैं? नई नई जो क्या पॉलिटिकल क्लास है वो उभरती नजर आ रही है, या उसमें अभी कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहा? क्या हम नए नेता देखेंगे, नए प्रतिनिधि देखेंगे, या पुराने ही चेहरे हमें देखने को मिलेंगे? देखिए हरदीप जी, एक तो जो जिसको आप लिमिटेड डेमोक्रेसी कहेंगे या आप पार्शियल मोनार्की कहेंगे, जम्मू कश्मीर अब पार्शियल मोनार्की से और लिमिटेड डेमोक्रेसी से बाहर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में पहले 87 असेंबली सेगमेंट्स थे और कश्मीर में 46 असेंबली सेगमेंट्स थे। अब कश्मीर में ही 137 ब्लॉक चेयरमैन बन गए हैं, और अभी जो डीडीसी इलेक्शन हो रहा है इसमें 140 डीडीसी रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे। तो नेचुरली जो लोग ऑटोनॉमी चाहते थे, जो लोग सेल्फ रूल चाहते थे, जो लोग पीपल्स गवर्नेंस चाहते थे, हम तो दे रहे हैं वो। तो इस बात को कश्मीर आज रेस्पॉन्स कर रहा है कि हमने जो उन्होंने अथॉरिटेरियनिज्म यहाँ एस्टैब्लिश किया था, अब कश्मीर उस अथॉरिटेरियनिज्म से बाहर आ रहा है। अब ये रियल डेमोक्रेसी की ओर हो रहा है। अब ये लिमिटेड डेमोक्रेसी को छोड़कर, मोनार्कियस माइंडसेट को छोड़कर, एक ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी को, मैस एम्पावरमेंट को आज ये वोट जा रहा है। इसलिए नए बहुत सारे अच्छे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव चेहरे देखने को मिलेंगे।
अगर आप लोकली दो चीज और ऑब्जर्व करें हरदीप जी, एक तो जी मेरे पास लगभग 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स के जो उन्होंने अपने पोस्टर्स बनाए हैं, उन पोस्टर्स में एक एक चीज कॉमन है, वो कैंडिडेट्स अपने आप खड़े हो गए। एक एक सेगमेंट में आप देख लीजिए 5 से कम कैंडिडेट्स कहीं भी नहीं है। यहाँ तक कुछ छोटे सेगमेंट्स में भी 15-15 कैंडिडेट्स खड़े हो गए हैं। पर उनका जो मैसेज है वोट अगेंस्ट डायनास्टी रूल, और वो कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं भी लिंक्ड नहीं है। जो आम सामान्य समाज है जो कंटेस्ट कर रहे हैं, वो आज अपने एजेंडा में इस बात को रख रहा है कि वोट अगेंस्ट डायनास्टी रूल। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरा कि अगर आप ये जो कैंडिडेट्स अपने लिए कुछ गाने उन्होंने जो चुने हैं, जो अपने वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जो हर एक कैंडिडेट ने लोकल भाषा में जो गाने उन्होंने सॉन्ग्स उन्होंने तैयार किए हैं, उसमें भी बहुत जगह आपको ये मैसेज मिलेगा कि ये लोगों के एम्पावरमेंट के संदर्भ में ये इलेक्शन है, ये डायनास्टी के रूल के अगेंस्ट है, ये ऑटोनॉमस माइंडसेट के विरुद्ध में ये इलेक्शन है। इसलिए बहुत बढ़िया मैसेज है आज कश्मीर के ओर से कि कश्मीर आइडेंटिफाई करता है जो रियल डेमोक्रेसी प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से जो वादा किया था, उस वादे को आज भारत सरकार निभा रही है जम्मू कश्मीर में, और इसका बहुत बड़ा रिस्पांस है। जी 2018 में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे। उसके बाद जो प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके जरिए सीधे पैसा ग्राम पंचायतों के खाते में जाता है। क्या लगता है कि पिछले 2 साल का जो ये विंडो मिला, लोगों में विश्वास बढ़ाने का ये एक अच्छा माध्यम साबित हुआ, जिसकी वजह से इस बार रिस्पॉन्स भी इतना अच्छा मिल रहा है? लोगों को लग रहा है कि भाई ये कोई दिखावटी चुनाव नहीं है, बल्कि ये ग्रास रूट लेवल पे वाकई कुछ करने के लिए एक सही मैकेनिज्म है जिसमें वो भागीदारी निभा सकते हैं। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। आपको क्या लगता है कि ये एक विंडो कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए कामयाब रहा? देखिए, जम्मू कश्मीर में भी जो पंचायतों में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो बहुत दिनों से 73-74 अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक स्ट्रगल चला रहे थे। और जबकि 73-74 अमेंडमेंट भारत सरकार डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर रही है और 3 टायर सिस्टम को स्पेस दे रही है, तो डेफिनेटली जो लोगों का विश्वास है जो इस इंस्टीट्यूशन पे, पंचायत राज सिस्टम के इंस्टीट्यूशन पे बढ़ गया है। उनको लग रहा है कि जो फंड्स अभी तक मिसमैनेज हो रहे थे, अब वो डायरेक्टली पंचायत सरपंचों के अकाउंट में जाता है। जो जहां प्रभावी ब्लॉक चेयरमैन है, वो ब्लॉक चेयरमैन उन फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज भी करते हैं। और तीसरा, अब 3rd टायर सिस्टम आने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स होंगी, जिनके पास फाइनेंशियल और प्लानिंग के भी पावर्स होंगे, तो ये एक ऐसा मैसेज है कि जहां लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और एक्नॉलेज भी करते हैं। आप नजदीकी से देख लेंगे कि पिछले जो बैक टू विलेज का प्रोग्राम था, तो उसके बाद हर एक सरपंच के अकाउंट में 10 लाख रुपया डायरेक्ट उसके अकाउंट में गया, और उन्होंने बहुत जगहों पर ग्राम सभाएं बुलाकर उस फंड्स को कैसे मैनेज करना है, ये पहली बार ये अनुभव हुआ है जम्मू कश्मीर में, विशेष रूप से कश्मीर में। हालांकि दिक्कतें अभी भी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, शायद उनका अभी माइंडसेट पूर्ण रूप से टो नहीं कर रहा है, पर फिर भी विजिबल अंतर है, डिफरेंस है। लोग बागों को लग रहा है कि ये पंचायत राज सिस्टम के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र है कश्मीर का, जो इग्नोर था, अनअटेंडेड था, अब डीडीसी के इलेक्शंस के बाद और जो टोटल पंचायत राज सिस्टम को बूस्ट करके ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत बूस्ट मिलेगा। जी, एक जो बड़ा बदलाव हम लगातार उस पर बार बार बात भी करते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन भी इसमें चाहिए कि बहुत सारे राइट्स इस बार लागू हुए हैं। मसलन पॉलिटिकल रिजर्वेशन वहां पर लागू हुआ है, महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, महिलाएं भी को भी वहां पर प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा।
महिलाएं आगे आएंगी। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल 35A विक्टिम्स थे जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या किस तरह का रिस्पॉन्स आप देखते हैं? देखिए, एक तो जो पंचायत राज सिस्टम में महिलाओं की भागीदारी, ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म ही नहीं, एक रेवोल्यूशनरी सेटअप है। और जो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के एसटी सेगमेंट को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दिया है, ये भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। हालांकि जम्मू कश्मीर में साइजेबल पॉपुलेशन है एसटीज का, और पहाड़ियों को भी जो 5% का रिजर्वेशन मिला है, सब कुछ मिलाकर एक रिलीफ जो फील कर रहे हैं, जो एक होपलेसनेस थी, उस होपलेसनेस में आज होपफुलनेस का जो कंटेंट है वो डेवलप हो रहा है। अब कश्मीर के महिलाओं को भी लग रहा है, कश्मीर के एसटी को भी लग रहा है कि हम सचमुच में भारत के नागरिक हैं और हमारे कोई अधिकार हैं। उनको लग रहा है कि अब तक जो बिचौले बीच में काम कर रहे थे, उन बिचौलों को बाय एंड लार्ज निकाला गया है। हालांकि अगर और नजदीकी से देखेंगे आप हरदीप जी, इतना 70 साल में जो इतना पैसा आने के बाद भी जो यहाँ मेजॉरिटी गरीब सेगमेंट है, जो पुअर सेगमेंट है, जो शिया सेगमेंट है, ये उनकी कश्मीर में अभी कश्मीरी जो हिंदू है उनके विस्थापन के बाद सरदारों का एक जो पॉपुलेशन है वो विजिबल है। जो दूसरे चौपान्स हैं, आप चमार्स हैं, मोचीज हैं, वो अभी भी इतने डिप्राइव्ड हैं। और उनको भी अब लग रहा है कि जब भारत सरकार अब जम्मू कश्मीर में भी जो गरीब तबका है उनके कंसर्न्स को एड्रेस करने के एक पहल जो की है, उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो वो इग्नोर्ड अनअटेंडेड सेगमेंट्स हैं, उनके लिए भी भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ न कुछ करने वाले हैं। ऐसा एक होपफुल सिचुएशन है। तो ये जो रिजर्वेशन हुआ है एसटी के लिए या पहाड़ीज के लिए या विमेन्स के लिए, ये एक हिस्टोरिक रिफॉर्म है जम्मू कश्मीर के लिए। जो 73-74 अमेंडमेंट है, इसको पंच, सरपंच और पंचायत से जुड़े हुए लोग अब गांव-गांव में जो बेनिफिशरीज हैं वो बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनको सिर्फ इतनी अभी यही लग रहा है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो उसको इसी स्पिरिट से कंटिन्यू और कैरी ऑन करेगा कि नहीं करेगा। इस एप्रीहेंशन के अतिरिक्त बहुत ही सीरियसली जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं इसमें भागीदारी भी कर रहे हैं और एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, अप्रिसिएशन भी दे रहे हैं। जी, सीधा सवाल अगर मैं पूछूं, टीडीसी इलेक्शन के बाद 22 दिसंबर के बाद आपको गुपकार अलायंस का भविष्य क्या नजर आ रहा है? देखिए, गुपकार अलायंस बेसिकली अलायंस नहीं है। इसमें वो सब लोग हैं जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे महबूबा जी ने जब फिर वायलेंस को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की, तो उन्हीं लोगों में से जो गुपकार अलायंस के आपस में ही जो जुट है, उन्होंने महबूबा को प्रेशराइज करके उस नैरेटिव को वीकन करने का, और लोगों का प्रेशर भी उसमें था। गुपकार के मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कैम में फंसे। जो प्रमुख पार्टीज हैं, प्रमुख पार्टीज के जो प्रमुख चरित्र हैं, प्रमुख पात्र हैं, वो किसी न किसी स्कैम में फंसे हैं। तो ये उनकी विवशता है आज कि वो इकट्ठे रहे। और बहुत बड़ी बात देख लीजिए आप, कश्मीर में इनके मुकाबले में कोई भी नहीं है। कोई मुकाबले में न होने के बावजूद भी एक तो इनको इकट्ठा होना पड़ रहा है, और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप देख लीजिए कि इनको सीट शेयरिंग भी करना पड़ा।
अब आप राजनीतिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देख लीजिए कि इनके मुकाबले में कोई नहीं है, फिर भी ये 140 सेगमेंट्स पे सीट शेयरिंग कर रहे हैं। ये जो क्लेम कर रहे थे कि कश्मीर में जो 92% वोट पड़ता है उसमें 91.90% वोट इनका है। अब जिनका 92% वोट में 91.9% वोट इनका है, इनको किससे डर लग रहा था कि इनको सीट शेयरिंग की आवश्यकता पड़ी। दूसरी बात क्या है कि जो इन्होंने सीट शेयरिंग किया वो भी मेंटेन नहीं रहा। जहां पीडीपी ने कैंडिडेट कर दिया है वहां प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस का। जहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया है वहां भी कहीं पीडीपी ने, कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंडिडेट कर दिया। ये इंडिकेटर हैं कि गुपकार के अंदर जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो तालमेल है, वो सही नहीं है। और ये जो तालमेल है, ये जो अमलगम है, ये जो कोalition है, ये कंपल्शन बेस्ड है। ये एक दूसरे के गुनाह, एक दूसरे के पाप, एक दूसरे के स्कैम छुपाने के लिए है। और ये आज कश्मीर समझ रहा है। आज कश्मीर में ये इस बात को लेकर ज्यादा चर्चा है कि जो लोग 87 के इलेक्शन को लेकर महबूबा मुफ्ती ने हाउस से बाहर, सजाद गनी लोन ने हाउस से बाहर, फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ये इल्जाम लगाया था कि 87 के इलेक्शन के रिगिंग के कारण ही कश्मीर में जो हालात खराब हो गए। आज वो कह रहे हैं कि हम अपना स्टेटमेंट वापस ले रहे हैं। स्टेटमेंट इसलिए वापस ले रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने पाप किया है उनको लग रहा है कि उस गुनाह को छुपाने के लिए कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको कवर कर देगी। मैं समझता हूं कि ये इट इज ए बबल ऑफ 100 डेज। इस इलेक्शन के बाद 22 दिसंबर के बाद मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर गुपकार को रिजेक्ट कर देगा। और मेरा तो ये भी असेसमेंट बनता है कि कश्मीर एज अ प्रोविंस भी गुपकार को रिजेक्ट ही कर देगा। कश्मीर में भी गुपकार की जो साख है वो बहुत कमजोर हो गई है और इसी कारण से इन्होंने जो कोalition भी किया था और सीट एडजस्टमेंट भी की थी। पर जो अभी तक हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें आज कश्मीर का वोटर एक अच्छे कैंडिडेट को जिताने का प्रयास कर रही है। आज वो पार्टी पॉलिटिक्स और जो इनका पिछले 70 साल का जो झूठ था उसको नेगेट करने का प्रयास कर रही है। और मेरा जो असेसमेंट है कि कश्मीर अच्छे कैंडिडेट्स को जिता कर लाएगी और उसमें भारतीय जनता पार्टी का शेयर भी होना चाहिए। जी, जिस गुपकार नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में एक बड़ा हाथ तो श्रीनगर के उसी गुपकार के आसपास बैठने वाले मीडिया का भी है। मीडिया में किस तरह का परसेप्शन क्रिएशन है अभी, आप किस तरीके से इसको ऑब्जर्व करते हैं? देखिए, मीडिया में बड़े सारे मीडिया के लोग बहुत दिनों से भारत विरोधी गतिविधि करते थे और उनको शेल्टर देने का काम भी, जिनको आप गुपकार कहते हैं, यही उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी कर रहे थे। एक अनुभव तो आप मुझे लगता है देश भर में सबको आ रहा होगा कि ये इलेक्शन बाय एंड लार्ज वायलेंस फ्री हो रहा है। अभी तक के सेगमेंट, अभी तक जो 4th फेज भी चल रहा है, जिसको आप पीपल्स अनरेस्ट कहते हैं, वो पीपल्स अनरेस्ट इस बार नहीं दिखने को मिला। एक दूसरा कि 5 अगस्त 2019 के बाद आपने स्टोन पेल्टिंग के जो इवेंट्स थे वो ना के बराबर हैं। जो किसी टेररिस्ट के मरने के बाद जो उनको ग्लोरीफाई करने का जो एक पब्लिक पोस्टरिंग थी, उसमें भी बहुत हद तक बदलाव हुआ है। कहीं ना कहीं रिट्रोस्पेक्टिवली इन सब चीजों को लेकर सीरियस एनालिसिस करने की जरूरत है कि आखिर ये कर कौन रहा था।
स्टूडेंट पेल्टरों को एक तरह से पैसा देने का काम भी कौन कर रहा था और उन पे पेलेट गन्स फेंकने का काम भी कौन कर रहा था। तो ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है, सीरियस इशू है, जिसको अलग से डिबेट करने की आवश्यकता है कि वही लोग जो एक नेक्सस बनाकर कश्मीर के 80% लोगों को होस्टेजेस बना रहे थे और उनको ही एक स्टूडेंट पल्टिंग के लिए भी प्रोवोक कर रहे थे और पुलिस को पैलेट गन्स इस्तेमाल करने के लिए भी अपने इस नेक्सस एजेंडा को जिंदा रखने के लिए कर रहे थे। ये एक ऐसा इशू है जिस पर इलेक्शन के बाद भी, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिवली कश्मीर को लेकर बड़े सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता है, जिससे हम कश्मीर जो सोसाइटी है उनको भी उनके सच से उनको हम रूबरू कराएं और देश और विदेश को भी ये पता चले कि वास्तविकता में कश्मीर में चल क्या रहा था। आप जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड देख लीजिए, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में भी गुपकार वाले बेनिफिशियरी है। आप रोशनी का जो स्कैम है 25,000 करोड़ का, उसमें स्वयं भी, इनके अफसर भी और इनके जो कहीं ना कहीं छोटे बड़े बिजनेस पार्टनर हैं वो उनमें इन्वॉल्व हैं। आप कश्मीर में जो घासचाराई का लैंड है, आप फॉरेस्ट लैंड देख लीजिए, आप वाटर बॉडीज का लैंड देख लीजिए, कहीं ना कहीं गुपकार के साथ जुड़े हुए बंदे के पास ही वो मिलेगा। आप क्रिकेट स्कैम देख लीजिए। हरदीप जी, हमारे यहाँ 21 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी। जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ऐसे ही हैंडलूम कॉरपोरेशन, जम्मू कश्मीर सीमेंट इंडस्ट्रीज, 21 प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी। 20 ध्वस्त हो गई हैं, फेल हो गई हैं और एक जिंदा है उसमें से। और उसमें एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, एसएफसीबी के नाम से। पिछले 8-10 साल से एसएफसी का नाम ही नहीं है, क्योंकि 20-25 हजार करोड़ का घपला लेकर करके अब वो लुप्त हो गए हैं। विषय है कि जिस दिन हम आम जम्मू कश्मीर के नागरिकों को ये बताएं कि जम्मू कश्मीर स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन में गुपकार के ही लोगों ने अपने दोस्तों से मिलकर वो स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन को कंगाल कर दिया है, ये पैसा आपका था। जो 25,000 करोड़ का रोशनी स्कैम में जो लैंड स्कैम है, उसमें एक कैंडिडेट जो पहले कांग्रेस का मिनिस्टर रहा है वो लड़ रहा है। 3,000 से ज्यादा कनाल उसके पास है। जब हम लोगों को ये सच बताना शुरू कर देंगे कि 3,000 कनाल आपका, पैसा कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने, पहला मंत्री भी रहा था, अब डीडीसी में इलेक्शन भी लड़ रहा है, आप ये तथ्य जब सामने लाएंगे तो कश्मीर बदलने को तैयार है, कश्मीर आज सच सुनने को तैयार है और कश्मीर सच का साथ देने के लिए तैयार है। थोड़ा कुछ इनिशिएटिव हमारे ओर से भी, केंद्र सरकार के ओर से भी होना चाहिए। हालांकि एलजी साहब बड़े कीन है सभी मामलों में और भारत सरकार तो है ही, पर यहाँ अभी भी कुछ न कुछ रेजिडुअल माइंडसेट है जो कश्मीर की प्रगति को रोककर स्वयं की प्रगति को प्रायोरिटाइज कर रहा है और जो कहीं ना कहीं गुपकार के इन्फ्लुएंस में अभी भी काम कर रहे हैं, उनको भी जो they should be taken to their task in a gradual process, जो भी लीगल मीन्स है, लेजिटिमेट मीन्स है। तो उसके बाद आपको दिखेगा कि कश्मीर आगे आने वाले जो भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का जो नया जम्मू कश्मीर का जो पैराडिग्म है उसको कंट्रीब्यूट करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें उम्मीद है कि 22 तारीख को जब नतीजे आएंगे उसके बाद असली बदलाव और तेजी से दिखाई देगा, क्योंकि तब सत्ता वाकई लोगों के हाथ में आएगी और जब जिला परिषद अध्यक्ष बनेंगे तो उसमें पॉलिटिकल डायनेमिक्स भी वहां पर समझ में आएगा कि दरअसल असली खेल है क्या। सत्ता जो निचले स्तर की डेमोक्रेसी है उसका फायदा नुकसान क्या हो सकता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हम आगे चर्चा करेंगे। अभी 4 फेजेस का चुनाव और भी बाकी है, पोलिंग और भी बाकी है, हम आगे इस पर चर्चा जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।